और उसी के माध्यम से जो है कुछ बात रखूंगा और कुछ आप लोगों की बातें सुनूंगा भी। इम्पोर्टेंट चीज है कि ये सेशन जो है, ये लगातार हम लोग 50वां सेशन कर रहे हैं, और जिसके माध्यम से कुछ आप लोग को अपडेट्स देने की मैं कोशिश करता हूँ, और कुछ न कुछ बताने की कोशिश करता हूँ कि हम बिजनेस अगर शुरुआत जो हो तो कैसे बेहतर तरीके से हमारी तैयारी है। इसीलिए मैंने इस शीर्षक का नाम रखा है, तैयारी जीतनी। मेरा नाम राजेश सिंह है, भदोही उत्तर प्रदेश से हूँ। सभी जितने भी एमएसएस एमबीपी ऑनर्स, जितने भी फार्मर्स हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया, सभी लोग का आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आज की तारीख में हम बायोकोल, बायो सीएनजी और एमएसपी के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने की दिशा में जो है कार्यरत हैं। और डॉक्टर श्याम गौरव ने अनाउंस किया है कि 19 प्रोजेक्ट जो कि बायोकोल का जो जल्दी शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा जो है बायो सीएनजी की जो 4 प्रोजेक्ट के लिए अनाउंसमेंट जो राजस्थान के लिए हुआ है, तो वैसे ही कुछ संख्या इसकी बढ़ेगी। 19 प्रोजेक्ट की जगह लगभग 25 या 30 प्रोजेक्ट जो है ना, ये जल्दी ही अनाउंसमेंट होगा। इसमें कुछ लोग का नाम और ऐड होगा। हम जो काम करने जा रहे हैं, हर चीजों के अंदर फंडिंग लगेगी। और सभी लोग को पता है कि फंडिंग कहीं ना कहीं डिले, बहुत ज्यादा डिले हुआ है। लेकिन जब ये फंडिंग शुरू होगा तो हम तेजी से काम करेंगे। जितना साल डिले हुआ है उतना तेजी से काम करेंगे। पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट पे नहीं, हम अनेकों प्रकार के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। और हम सभी चीजों को पूरा करते हुए और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो है ना तैयार रहें। और एमसीएल की फंडिंग की अगर बात करें तो एमसीएल के पास इनफ फंडिंग, बहुत फंडिंग है, जिसके अंदर जो है ना बड़ा बड़ा ट्रांच ऑलरेडी जो है ना लाइनअप है। जो बाकी के जो ट्रांचेस हैं ऑलरेडी आ चुके हैं। फिर से जैसे डॉक्टर श्याम गुलप ने कहा, विजिलेंस और अकाउंट्स की टीम है जो इसको प्रॉपर तरीके से जो है ना हैंडल कर रही है। वहां सबमिशन किया गया है। और फंडिंग के प्रोसेस ये नेक्स्ट वीक में 100% जो है ना शुरू होने जा रहा है। डॉक्टर श्याम गुलप जी से बातचीत मेरी हुई, विस्तार में बात हुई। उन्होंने बताया कि क्यों ये प्रोजेक्ट डिले, ये क्यों डिले हुआ। कुछ कारणों से, आज अपरिहार्य कारणों से, जैसे कि विजिलेंस की टीम या जो अकाउंट्स की डिपार्टमेंट की टीम है जो सरकार की है, उनके माध्यम से, उनकी निगरानी में ये फंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसकी वजह से ही डिले हुआ है। और कुछ जो इंटरनेशनल जो है ना, जो इवेंट्स जो हो रहे हैं, आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से डिले हुआ है। जो पेपर वर्क ऑलरेडी हम कर चुके थे, फिर से हमें सबमिट करने पड़े। और फिर से हमें जो एविडेंस देने पड़े कि हम जो किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कितने प्रोजेक्ट हमारे लग रहे हैं। फंड जो है ना, जितने भी एमएसएस हैं, उनके बल पे ही ये फंड्स आया हुआ है। हम जो ना 17 जो पॉइंट्स के आधार पे हम जो काम कर रहे हैं, उसके माध्यम से ये फंड्स हमारे पास आए हैं, जो कि पर्यावरण के लिए अनुकूल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कहीं ना कहीं बचाव का कार्य कर रहे हैं। और जितने भी जो है ना हम पाई एंड जो है ना पाई ई सेशन जो बात डॉक्टर शाम गोरख देते हैं, वो पाई को जो कवर करते हुए सब काम कर रहे हैं। तो हमारे पास इनफ फंड्स हैं। और ये फंड्स जो 15 अगस्त के पहले, जो उन्होंने बहुत ही गहराई से कहा कि 15 अगस्त के पहले ये एमसेल कंपनी के पास फंडिंग आ चुका होगा। और उम्मीद है कि जल्द ही डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी जो है ना जो है 15 अगस्त के पहले करेंगे। तो ये आजादी का जो पर्व है, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। और बहुत ही कॉन्फिडेंट के तरीके से उन्होंने कहा, उनका इरादा था, जैसे कि मुझे उन्होंने बीच में कहा था कि 15, जब ये फ्राइडे के पहले हमारी कोशिश होगी कि फंड्स को रिसीव करने किसी अवस्था में, अगर ये डील होगा तो हो सकता है मंडे ट्यूजडे तक, 12 तारीख तक जाएगी। और उन्होंने बहुत ही जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि 15 तारीख के पहले हम ये जो कार्य शुरू कर लेंगे। तो फंडिंग का स्टेटस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये फंडिंग का प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करेंगे। तो एनसीएल की फंडिंग, और ये जो ट्रांच है, बड़ा है ट्रांच, और इसके माध्यम से हम जो है ना बहुत बड़े स्तर पे तेजी से काम करने जा रहे हैं। तो हमको उसके ऊपर अब ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ध्यान अगर देंगे तो कहीं ना कहीं उस पर तो हम कर नहीं पाएंगे जो कर रहे हैं डॉक्टर श्याम गोलक को करना है। इसमें मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, ये एनसीएल की जो फंडिंग की बात होती है, तो एक कंपटीशन सा लगा हुआ है कि एनसीएल की फंडिंग की जो बात करते हैं हम इसे ना, तो सबसे पहला कौन जो है ना इसका जो खबर देगा, डॉक्टर श्याम गोलक से कौन सा बात करके जो है ना लोगों को जो है ना जो पहले बताएगा। तो इसमें आपस में चर्चा हम करते रहते हैं, एक दूसरे को पूछते रहते हैं, क्या कोई खबर मिली क्या, क्या कोई खबर मिली क्या। मुझे लगता है ये सब जो है आपको करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर श्याम गोलक तो स्वयं रहे ये सब चीजें, और स्वयं ही कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो प्लेटफॉर्म मैं यूज कर रहा हूँ, ये डॉक्टर श्याम गोलक की ही देन है। ये एनसीएल के ऑफिशियल जो है ना ये लिंक जो सबको भेजी जाती है, तो इस पे जो भी कई बातें कही जा रही हैं या जो मैं कहता हूँ, दिस 100%, ये जो है ना
डॉक्टर श्याम गौरव द्वारा, एनसीएल द्वारा अप्रूव्ड है। इसमें कई भी बातें जो कहते हैं वही बातों को जो है मैं प्रॉपर तरीके से आप लोग पहुंचाता हूँ। तो जैसा उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त के पहले ये फंडिंग आ जाएगा, आप इन बातों पे मत जाइए। हो सकता है कि आपको पता चलने में जो है ना एक दिन डिले हो। डॉक्टर श्याम गौरव स्वयं भी इन सब चीजों को बताएंगे, और ग्राउंड लेवल पे काम करना जब से ही शुरू हो जाएगा, लोगों को जो है फंड्स मिलना शुरू हो जाएगा, तो वैसे ही लोगों को पता चल जाएगा। ये भ्रमित होने की दिशा में मत जाइए। और अनेकों प्रकार के लोग सो कॉल्ड मतलब कि जो है ना ये अपडेट देते रहते हैं डेली का डेली, वो उन सब चीजों पे मत जाइए। ये कहीं ना कहीं अगर नहीं होगा ना, तो आपके मन में ही निराशा वो पनपेगी, और कहीं ना कहीं उन लोगों के प्रति जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है ना काफी आक्रोश भी आएगा। तो जरूरत है इस वक्त एमसीएल के साथ रहने की, एमसीएल के साथ देने की, और जो भी चीजें हैं कहीं ना कहीं इन सब चीजों का जो है हम प्रॉपर तरीके से ये चीजों को आगे लेके चलेंगे। और जो भी चीजें होंगी वो हम आपको अपडेट जो है ना डॉक्टर श्याम गुलाब के माध्यम से ये हम प्रॉपर तरीके से देने वाले हैं। एनसीएल के मैंने फंडिंग के बारे में बात की, जो कि एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत डिले हुआ है। और कहीं ना कहीं इसके अंदर जो बहुत से लोग नाराज, या कहीं ना कहीं उन लोग को ग्राउंड लेवल पे तकलीफें फंडिंग को लेकर भी हैं। आज हमारे फार्मर्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराए हैं और जिन्होंने नेपियर लगाए हैं, कहीं ना कहीं वो लोग भी बहुत तकलीफ में हुए। और कहीं ना कहीं नेपियर जिन लोगों ने लगाया उन लोग भी तकलीफ में आए। तो कहीं नहीं नेपियर जो है ना कहीं ये हमारे लिए अभिशाप बन गया है, और नेपियर की वजह से बहुत तकलीफें हमारे पास हुई हैं। और जिन लोगों ने नेपियर बड़े स्तर पर लगाया है या लगवाया है अपने अपने तहसीलों के दौरान, वो सभी लोग कहीं ना कहीं बड़ी समस्याओं से घिर गए हैं। तो नेपियर हमारे लिए एक अभिशाप बन गया, कहीं ना कहीं श्रापित हो गया है। लेकिन मेरी नजर में अगर देखेंगे तो नेपियर एक कल्प वृक्ष है। इससे जो भी मांगोगे सभी जो है चीजें पूरी हो सकती है। कहीं ना कहीं हमें ध्यान देने की जरूरत थी। अगर इस चीज का हम मार्केटिंग करते, या हम इसके अंदर देखते कि नेपियर से क्या क्या किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं वो श्रापित चीजें कहीं ना कहीं वरदान के रूप में होता। तो नेपियर की जरूरत है कि उसको समझे कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। आज डॉक्टर श्याम गौरव की बात करूं तो आज बायोकोल बायोसीएनजी के साथ साथ एमएसपी के कुछ प्रोजेक्ट के बारे में भी चर्चा करते हैं। और एमएसपी के प्रोजेक्ट की बात करें तो हम ढेर सारी चीजों पे काम करने की दिशा में काम भी कर रहे हैं। और उसके बाद जो है ना जब भी बायोकोल बायोसीएनजी शुरू होगा, या सब जगहों पे एक साथ तो लग नहीं पाएगा, तो एमएसपी के प्रोजेक्ट पे जिन लोगों ने तैयारी की है तो उनके वहां एमएसपी के प्रोजेक्ट लगेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एमएसपी के प्रोजेक्ट पे अलग अलग क्षेत्रों में काम करें। इससे बेहतर है कि हम नेपियर में क्या क्या कर सकते हैं। एमएसपी के प्रोजेक्ट एक नहीं दो नहीं, इससे नेपियर से हम बहुत से बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। आइए आज देखते हैं नेपियर के कल्प वृक्ष, और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं, उस दिशा में हम देखते हैं। मैं बात करूं नेपियर घास की। नेपियर घास एक बहुत ही उपयोगी फसल है, जिसे कई प्रकार के उद्योगों में उपयोग किया जा सकता है। अगर हम जो है घासों की बात करें तो घासों में से एक प्रजाति है जिसका नाम है पेनिसेटम पुरप्यूरियम, जिसे एलिफेंट घास भी कहा जाता है। इसमें लगभग 4800 प्रकार है घासों के, उसमें से ये एक भी प्रकार है। नॉर्वे अगर देखोगे तो बरसी घास होता है, अनेकों प्रकार के घास की वैरायटियां होती हैं। तो वैसे जो है ना ये पेनिसेटम पुरप्यूरियम जो घास जो है, जिसे एलिफेंट घास भी कहा जाता है, या हाथी गवस या हाथी चारा भी कहा जाता है, ये इसका एक नाम है। और इसमें करके हम जो है ना इसको प्रोसेस करके बहुत से प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने चर्चा की कि एमएसपी के प्रोजेक्ट के लिए, तो एमएसपी के प्रोजेक्ट पर हम बहुत से जो है ना नेपियर के घास ही कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि नेपियर घास को प्रोसेस करके इसमें क्या क्या उत्पाद हम बना सकते हैं, और क्या क्या उत्पाद बना सकते हैं, और जो है हम उसके जो है ना इसके अंदर क्या क्या किया जा सकता है एक एमएसपी प्रोजेक्ट के नाते। सबसे पहले आता है पशु चारा। अगर नॉर्मल तरीके से अगर देखोगे तो हम कहने के पशु चारा ग्रीन फोडर, इसका रिक्वायरमेंट जो है ना ऑल ओवर इंडिया बहुत है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना प्रोटीन वैल्यू, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, अनेकों प्रकार की चीजें हैं। इसको खाने से कहीं ना कहीं पशु गोल हो जाता है और दुधारू हो जाता है, दूध की पैदावार उनकी बढ़ जाती है, और हम कहीं ना कहीं ग्रीन फोडर की तरीके से जो है ना इसका उपयोग कर सकते हैं। तो नेपियर घास एक एक्चुअली में देखो तो ये पशु चारा ही है, हरा पशु चारा, और ये हरा पशु चारा के रूप में इसको जो है हम कहीं ना कहीं उपयोग कर सकते हैं। इन सब चीजों को अगर देखोगे जो है ना हरा चारा ये जल्दी खराब हो जाता है, तो इसको साइलेज के रूप में परिवर्तित करके, जिसके अंदर जो है ना जो है फर्मेंटेशन होकर इसके अंदर ढेर सारे जो है ना न्यूट्रिशंस वैल्यू और बढ़ जाती है, तो हम उसका उपयोग जो साइलेज के रूप में भी कर सकते हैं।
और इसके अंदर गाय, भैंस, बकरी और जितने भी जो है ना दुधारू गाय हैं, दुधारू जानवर हैं, सभी के अंदर जो है ना कहीं कहीं ये उपयोग किया जा सकता है। और ये अत्यंत जो है ना पौष्टिक और दूध के उत्पाद को बढ़ाता है। और ये अगर देखा जाए तो साइलोपिट्स और ड्रम में भरकर इसको जो है ना प्रोसेस भी किया जा सकता है। तो ग्रीन पाउडर और साइलेज, ये दो तरीके से इनका उपयोग कर सकता है। अगर ग्रीन पाउडर की अगर बात करें और इसको अगर तैयारी करनी है, तो जो नेपियर के बारे में काफी लोगों को भ्रमित है कि कब कटिंग करें, इसको कब काटना चाहिए, कितने दिन हो जाए तो कब कटाई करना चाहिए जिसका हमको फायदा बेहतर तरीके से हो। नेपियर की पहली बार जब बुआई करते हैं तो लगभग 60 से 75 दिन में इसकी पहली कटाई करें। जब इसकी बुआई करते हैं तो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसको पानी अधिक मात्रा में लगता है, इसके अंदर नमी कभी टूटनी नहीं चाहिए, नमी प्रॉपर बनी रहनी चाहिए। और इसका जो है ना अगर देखें तो 3x3 के जो है रेंज में अगर लगाते हैं तो बेहतर पैदावार होती है। इसके अंदर दूरी जितना भी अगर रखेंगे तो उतना जो है जिसका जो है मोटाई और उसके ब्रांचेस बढ़ते हैं। तो पहली कटाई 60 से 75 दिन में करनी है, लेकिन इसके बाद जब हरा चारा के रूप में इसको यूज करते हैं आप, तो लगभग 30 से लेकर 45 दिन में इसकी कटाई रेगुलर कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर देखें तो जो काटते हैं आप, तो लगभग धारदार चाकू या कोई मशीन से लगभग 1 से 1.5 फुट ऊंचे से ही काटे, जिससे कि इसके अंदर जो तेजी से फिर पनपेगा। और अगर बात करें जो है ना, एक ऐसी होती है, तो जैसे अत्यधिक पुरानी लकड़ी जैसी डंठल डंठल की तरह ना काटे, इससे जो है पोषक उसका कम हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये सब चीजें कटिंग कैसे करते हैं ये प्रॉपर तरीके से आपको देखना होगा। चारा काटना या चॉपिंग करना, हरे चारे को जो है चारा काटने वाली मशीन से जब आप कटिंग करके लेके आएंगे तो फोडर चॉपर से लगभग 1 से 2 इंच के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। और छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो है ना गाय और जो जितने भी गाय भैंस या जितने भी बकरी हैं उनको खाने में बड़ी आसानी होगी। तो 1 से 2 इंच में जो है ना ये फोडर चॉपर के अंदर जो है ना आप चीजें कटिंग कर सकते हैं। और कटिंग करने के बाद पशु इसे आसानी से खाते हैं और उसको पाचन आसानी से हो जाता है, इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। और हरे चारे को बिना किसी प्रोसेस के सीधा पशुओं को दिया जा सकता है। अगर बात करें दूसरा आइटम, साइलेज बनाने की प्रक्रिया, तो साइलेज ये ऑल ओवर इंडिया इसका बहुत बड़ा डिमांड है। आजकल अगर देखोगे तो दूध के डेयरी के कलेक्शन चारों तरफ है। और ये जो डेयरी के कलेक्शन सेंटर है, तो कहीं ना कहीं पशु जो है ना कहीं ना कहीं उनको जो है ना हरे चारे की जरूरत है, जिससे दूध की पैदावार बढ़ेगी और उसके जो है न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ेगी। इसे जल्दी बीमार नहीं होते हैं जानवर हमारे। तो ये साइलेज बनाने से क्या होता है, 1 साल के इसका जो है वैलिडिटी बढ़ जाता है। इसको प्रॉपर पैकिंग करते हो तो ये प्रॉपर तरीके से जो है ना न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी बढ़ती बढ़ती है और लगभग 1 साल की वैलिडिटी बढ़ जाती है। और सभी जो है डेयरियों के अंदर इसकी बहुत बड़ी मांग है। तो जितने भी डेयरी कंपनियां हैं इन सब चीजों को लेने के लिए तैयार है। और ये हरा चारा लंबे समय तक, लगभग 1 साल तक इसको जो है संरक्षित किया जा सकता है और इन सब चीजों को जो है ना आहार मिल सके इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर देखें ताजा हरा पोषक तत्वों से भरपूर नेपियर घास वैकल्पिक रूप में अगर देखें तो इसके साथ जैसे मक्का होता है, लोग मक्का की बुआई करते हैं तो वो भी कई पशुओं के लिए होता है, बरसिम होता है। और वैसे अन्य चारे भी इसके अंदर जो है अवेलेबल रहते हैं। तो आज नेपियर को कहीं ना कहीं इसके साथ मिला के भी जो है ना ये प्रॉपर तरीके से किया जा सकता है। जब साइलेज अगर बनाते हो तो जो मक्का होता है तो मक्का का स्प्रे इसके ऊपर कर देते हो तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है, फर्मेंटेशन बढ़ जाती है, जिसके अंदर जो है ना अनेकों प्रकार के जो है ना किण्वन होके जो है ना जो है काफी चीजें होती है। इसके अंदर जो है ना गुड़, जो मोलेसेस के लिए जो फेमस होता है, या दाने का चूरा भी मिलाया जाता है ताकि जो है ना इसके अंदर फर्मेंटेशन बेहतर तरीके से हो। जैसे मैंने बताया कि कटाई और चॉपिंग जो है लगभग 1 या 2 इंच के टुकड़े में काट के फोल्डर चॉपर से कर सकते हैं। साइलेज कैसे बनाएं, साइलेज बनाने की अनेकों प्रकार की प्रक्रिया है। जैसे छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे कि आप ड्रम में भी इसको जो है कर सकते हैं। साइलेज के लिए गड्ढा भी जो है ना गड्ढा जिसको पिट बोलते हैं, ये जमीन के अंदर ईंट और कंक्रीट से बना के भी कर सकते हैं। ड्रम प्लास्टिक कंटेनर भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा है कि साइलेज के बैग्स आते हैं पोर्टेबल। पहले क्या होते थे कि 40 से 50 किलो के बोरे होते थे, बैग्स होते हैं, वो उसके अंदर प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। लेकिन अब क्या होता है, प्लास्टिक का रैपर जैसा आता है, इसको रैपिंग कर दोगे ना तो ये बड़ा आसानी से हो जाता है नॉर्मली। और ये रैपर मशीन भी आती है जो कि आपके साइलेज को आसानी से जो है पैकिंग कर देती है। तो ये सबसे अच्छा, ये अच्छा होता है। अगर हम बात करें, अगर ये हम गड्ढा खोदते हैं
तो लगभग 10 बाई 6 का गड्ढा खोद सकते हैं, जिसकी ऊंचाई जो है ये 6 फीट हो। और इसमें अगर ऐसा अगर गड्ढा खोदते हैं तो लगभग 8 से 10 टन साइलेज को स्टोर कर सकते हैं। और ये अपने वहां अगर आपके पास जो है ना अगर पशु हैं तो इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से आप जो है धीरे धीरे करके खिला सकते हैं और लंबे समय तक चलेगा। अच्छा, इसके अंदर जो है साइलेज जब जो है बनाते जब करते हैं तो इसमें परतें होनी चाहिए आपकी। जैसे एक परत चारा डालेंगे तो ये लगभग 1 फुट मोटी होनी चाहिए। उसके तुरंत बाद ही इसके अंदर गुड़ का घोल मिलाए इसके अंदर लगभग 1 से 2% वजन के अनुसार। ये जो है आपको फर्मेंटेशन को बढ़ाता है, किण्वन की प्रक्रिया को बढ़ाता है। तो उस घोल को उसके ऊपर छिड़क दें और फिर हर परत पे अच्छी तरह पैर से आप जो उसको जो दबा सकते दबा के जो कर सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से फुलफुला ना हो, पूरी तरह से दबा रहे। या बहुत से लोग इसको रोलर का इस्तेमाल करते हैं, तो रोलर से जो है ना प्रॉपर दबा देते हैं जिससे कि उसके अंदर हवा ना हो। ध्यान रखिएगा, हवा नहीं रहनी चाहिए। तो इसीलिए उसको जो प्रेस करना है प्रॉपर तरीके से। और ऐसा करते हुए जो है ना, जैसे आप पैर से दबा देते हैं तो फिर से उसके अंदर जो है ना गुड़ का घोल का छिड़काव करें। या तो फिर बोलते हैं ना कि आपका जो है ना ये आप मक्के का जो है ना जो घोल बना के उसको भी छिड़काव कर सकते हैं। और ऐसा करते हुए धीरे धीरे करके हर 1 फुट पे जो है ना इसका जो है ना स्प्रे करें। फिर 1 फुट भरें, दबाएं, फिर भरें। इस तरीके से करते हुए पूरा गड्ढे को बहुत से लोग इसको पैकिंग भी करते हैं बैगों के अंदर। लगभग 40 किलो, 50 किलो, 25 किलो जैसी सुविधा हो। इसके अंदर आप जो है ना बैगों के अंदर भी पैकिंग कर सकते हैं। जो टेट्रा पैकिंग होती है उसके अंदर ऐसा आ जाता है बैग्स, जो कि उसके अंदर हवा नहीं घुसता। और उसके अंदर प्रॉपर तरीके से जो है 1 साल की वैलिडिटी के हिसाब से चलता है। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, ये लगभग 15 दिन से लेकर 30 दिन तक उसके अंदर ये जो होता है। इस दौरान क्या होता है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया सक्रिय इसमें होते हैं और जो कि जो है आपको जो है ना प्रोड्यूसिंग वैल्यू को बढ़ाते हैं। उपयोग, एक बार जब किण्वन पूरा हो जाता है तो प्रतिदिन ऊपर से उतार उतार कर उसका उपयोग खिलाने के लिए आप जो है जानवरों को कर सकते हैं। और ये खिलाने के बाद जो है ना प्रॉपर तरीके से देखोगे तो आपके जितने भी जो है ना पशु पशु हैं वो अच्छी तरह इसको खाएंगे। और उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू रहेगी। तो पशु जो खाने से जो है ना दूध की पैदावार बढ़ेगी, बीमारियां उनको कम होंगी। और इसको बना के आप इसको प्रॉपर तरीके से सेल कर सकते हो, जिसके अच्छे रेट्स भी इसके अंदर मिलेंगे आपको। गुण और विवरण इसके बारे में है कि इसका रंग कैसा होता है। ये हरा, पीला या हल्का भूरा हो जाता है। गंध की अगर बात करें तो खट्टी या शराब जैसी या लैक्टिक एसिड जैसी इसकी स्मेल आती है। नमी नमी बहुत अच्छी रहती है इसके अंदर, 60 to 70% इसके अंदर नमी रहती है। स्वाद की अगर बात करें तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है और पशु इसको आसानी से खा लेते हैं। और इसकी सेल्फ लाइफ जो होता है 1 साल तक। अगर सील है तो ये लगभग 1 साल तक ये चलेगी। 1 साल तक जो है ना पशुओं को खिला सकते हैं। अब इसको बनाना है तो फिर जो साइलेज की यूनिट के लिए अगर बात करें और इसको सेल करने की प्रक्रिया अगर करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या लगेगा। मशीनरी, एक फोडल चॉपर लगेगा मशीन चारा काटने के लिए। दूसरा है साइलेज बेलर या बैगिंग मशीन, जो साइलेज बैग भरने के लिए बड़े पैमाने पे जरूरत पड़ेगी, छोटे पैमाने पे करेंगे तो जरूरत नहीं है। और प्लास्टिक सीक या साइलेज के बैग्स जो आते हैं उसके ढकने के लिए है। और लगभग इस तरीके से देखेंगे तो साल भर चारा उपलब्ध रहेगा। सूखे, गर्मी या बाढ़ के समय पशुओं को पौष्टिक आहार मिलेगा, बगैर कटाई की आपके पास घर में ही अवेलेबल रहेगा। या आपको सप्लाई करते हो, जहाँ 4 या 5 गाय और भैंसे रखी हैं या जहाँ 200 गाय हैं, भैंसे हैं, तो वहां आप इन सब चीजों का सप्लाई भी कर सकते हो। ऑफकोर्स इससे दूध का उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और पशुओं में बीमारी भी कम होती। ये मैंने चर्चा की पहला कि भाई हम जो है ना ये साइलेज, ग्रीन फोडर और साइलेज, ये दो, हरा चारा और जो है ना हम साइलेज बना सकते हैं। और दूसरा होता है इसका जो है हम उपयोग कर सकते हैं नेपियर को। हम बायोमास, एक ईंधन के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली सूखी नेपियर घास को बायोमास के रूप में उपयोग किया जा सकता है। और यह बायोमास गैसीफायर बॉयलर में ईंधन की तरह काम करता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। ईंट की भट्टियों में, ड्रायर ड्रायर में, स्टीम बॉयलर में, बिजली के उत्पादन में, गैस के उत्पादन में। ऐसे अनेकों प्रकार के इसके उपयोग है जो बायोमास ईंधन के रूप में हम इसकी चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रोसेस प्रोसेस कैसा होगा। घास को काटकर सुखाया जाता है, फिर बंडल या बेल्स के रूप में इसको स्टोर किया जाता है। और जैसे स्टोर करके किया जाता है फिर इसको कहीं ना कहीं हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। नेपियर घास को बायोमास के ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए इसको प्रोसेस की एक विशेष विशेष प्रक्रिया हो जाती है।
जिसके हीट पावर के लिए उपयुक्त और प्रभावी बन सके। नेपियर घास को बायोमास ईंधन में बनाने की प्रोसेस किस तरीके से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेपियर नेपियर घास को बायोमास ईंधन में प्रोसेस की प्रक्रिया में सबसे पहले कटाई करनी है। जैसे मैंने कहा, पहली कटाई 60 से 75 दिन में अवस्था में काटा जाता है। जब इसमें थोड़ी सी नमी कम हो जाए, तब उसके अंदर ऊर्जा का कंटेंट ज्यादा होता है। तो इसकी कटाई जो है ना, पर कटाई जो है ना, लगभग जो है वो पहले हम 30 से 45 दिन में हरे चारे को काटते थे, लेकिन इसको 2 से लेके 3 महीने के अंदर कटिंग करना है, जल्दी कटिंग नहीं करना है। जिससे क्या होगा, इसमें जो है ना नमी भी कम रहेगी और उसके अंदर जो है ना ऊर्जा का कंटेंट भी अधिक रहेगा। ट्रैक्टर माउंटेन चारा हार्वेस्टर या हाथ से भी इसकी कटाई कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़े मात्रा पे कर रहे हैं तो जो ट्रैक्टर का माउंटेड चारा हार्वेस्टर को लेके आप इसको कटिंग कर सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया है चॉपिंग, साइज रिडक्शन। सीधे बंडलिंग नहीं करनी हो तो घास को 4-6 इंच के टुकड़ों में काटा जा सकता है। इसके लिए जो फोल्डर चॉपर का इस्तेमाल किया जा सकता है, बायोमास कटर मशीन भी इसका आता है, तो उसके माध्यम से इसको कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद तीसरा चरण है सुखाना, उसको ड्राइंग करना। उद्देश्य उसका है कि नमी को कम करके जो इसके ईंधन के रूप में जलाने योग्य बनाना। और सबसे अच्छी बात है कि जो ना, जो इसमें जो है लगभग 10 से प्रतिशत जो है ना इसके अंदर नमी रहनी चाहिए, इससे अधिक नमी नहीं रहनी चाहिए। और इसको सुखाने के लिए नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए, या सरकार भी कहती है कि इसको जो है सन ड्राई करना है, आपको सूरज की धूप में फैलाकर सुखाना है। गर्मी का महीना है तो जो है मात्र 2 से 3 दिन में जो है सूख जाएगा। और नॉर्मल अगर जो है ना, जो अगर धूप है तो 5 से 7 दिन में ही सूख जाता है। क्या करना है कि आपको जो है ना बहुत बड़ा तालपत्री लेना है और तालपत्री को बिछा देना है। और उसके ऊपर जैसे कि आपने चारा कटिंग किया है तो कटिंग करके उसको फैला दीजिए, धूप लगेगा और सूख जाएगा। और घास को जो है खुले क्षेत्र में फैला दें, जिससे जो है ये सूख जाएगा। अगर ये बड़े स्तर पे अगर नहीं वो कर सकते तो उसको जो है ना 1 या 2 बार उसको पलट दें, तो ये समान रूप से सूख जाएगा। आज की तारीख में जो है मैकेनिकल ड्रायर भी आते हैं, जो प्रॉपर जो है ना बड़े स्तर पे काम करना हो, जो कंट्रोल टेम्परेचर में लगभग 5 से 7 डिग्री जो टेम्परेचर पे गर्म हवा उसको दी जाती है, जिससे कि वो जल्दी सूख जाता है। तो इसका भी उपयोग करते हैं, खास करके एनसेल के अंदर अगर देखेंगे तो इन सब चीजों का उपयोग होता है। और काफी लोग जो है ना जो बायोकोल में काम कर रहे हैं तो इसके अंदर ये यूज करते हैं। चौथे चरण में होता है बेलिंग और बंडलिंग। सूखी घास को स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए बंडल या बेल्स बनाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोलिक बेलिंग मशीन जो रहती है, उससे जो प्रेस करके एक प्रॉपर तरीके से इसको जो है ना हम जो है ना ये बेलिंग और बंडलिंग बंडलिंग कर लेते हैं। और जैसे ये बंडल बन जाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं कि शेड होते हैं, गोदाम होते हैं सूखे और हवादार क्षेत्र में, जहाँ की नमी न पकड़े, वहां इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से हम रख देते हैं। और इनको जो प्लास्टिक और जो टारपोलिन से ढक देते हैं, जिससे इसके अंदर नमी ना आए, ड्राई रहे। और जहां भी रिक्वायरमेंट होगा, ये ईंधन को हम बायोमास ईंधन को हम जो सप्लाई कर सकते हैं, जो अनेकों प्रकार की चीजों में यूज कर सकते हैं। रेक्टेंगल जो बेल होता है तो लगभग ये 2 से 1 इंच बाय 1.5 इंच का होता है। लगभग इसका वजन 20 से 25 किलो के आसपास होता है। अगर राउंड राउंड बंडल बनाते हैं हम लोग तो लगभग 2 से 3 फीट डायमीटर का होता है, लेकिन इसका वजन थोड़ा ज्यादा होता है, 30 से लेकर 50 किलो। ये उपयोग कहाँ किया जा सकता है? जैसे कि हमने जो है ना बायोमास ईंधन हमने बना लिया, ये कहाँ कहाँ उपयोग होता है? नॉर्मली देखोगे गैसीफायर, जैसे मैंने चर्चा की थी मेरे एक प्रोग्राम के दौरान, तो गैसीफायर में इसका तो 100% इस्तेमाल होगा ही होगा। प्लस बॉयलर ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सूखे बंडल सीधे बायोमास गैसीफायर या बॉयलर में जलाए जा सकते हैं। इससे बायोमास पैलेट या ब्रिकेट्स भी बनाने की प्रक्रिया होती है, जैसे कि हम बायोकोल के अंदर बनाते ही हैं। और इससे हम पैलेट से ब्रिकेट भी बना सकते हैं। इसमें कटिंग, ग्राइंडिंग, हैमरिंग मशीन, मिक्सिंग मशीन अगर हो तो ब्रिकेट्स और पैलेट जो है, पैलेटिंग मशीन प्रॉपर तरीके से बनाया जा सकता है। इससे कूलिंग और पैकेजिंग के अंदर काम किया जा सकता है। तो बायोमास का ये जो है तरीका है। इसके अंदर जो है मशीनरीज क्या क्या लगेगी? फोल्डर चॉपर लगेगा, बायोमास ड्रायर लगेगा, बेलिंग मशीन लगेगी, स्टोरेज शेड लगेगा, और ब्रिकेट और पैलेट्स की मशीनें लगेगी। दिस ऑप्शनल है कि अगर हम जो बायोमास एक्सेप्ट ईंधन का कहीं ना कहीं हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो ब्रिकेट से पैलेट की मशीन जो है कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ऑप्शनल है। ठीक है, तो ये बायोमास ईंधन दूसरे तरीके से हो सकता है। तो नेपियर से मैंने जिससे चर्चा की, पहले पशु चारा, दूसरा है बायोमास ईंधन। अगर इसकी अगर बात करें जो है कैलोरीफिक वैल्यू की, लगभग 3200 से लेकर 3800 कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और ये लगभग अगर बात करें इसके अंदर जो है ना सूखने के बाद नमी इसके अंदर 10 से प्रतिशत रहती है। तभी इसको जो अगर 10 से 15% है, तो ही कहीं ना कहीं जो है ना ब्रिकेट से पलट के रूप में ये फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से रहेगा।
एश कंटेंट की अगर बात करें तो लगभग 10% से 10% तक इसका जो है एश कंटेंट होता है। और इसका अगर फायदा देखें तो कोयले का ये बेहतरीन विकल्प है, इको फ्रेंडली है, ये सभी को पता है, और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ही जबरदस्त चीज है। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात है कि लागत बहुत कम आती है। गांव में अगर देखेंगे छोटे बायोमास पावर प्लांट, ड्रायर, ईंट भट्टी, चाय के कारखाने जो होते हैं, वहां ये बहुत ही उपयोगी है। इस तरीके से हम जो बायोमास ईंधन का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। जैसे मैंने चर्चा की कि ईंधन हम बना के भी सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसका बायो चारकोल या ब्रिकेट्स या पैलेट भी बना सकते हैं। ये तीसरा ऑप्शन है हमारे पास। नेपियर घास से हम जो बायो ब्रिकेट या बायोमास ब्रिकेट्स या पैलेट का प्रोसेस कर सकते हैं। और ये एक व्यवस्थित तकनीकी प्रक्रिया, इसमें घास को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करने के योग्य ठोस ईंधन में बदला जाता है। ध्यान रखिएगा, पहले वो ठोस ईंधन नहीं था, इसके अंदर ठोस ईंधन में जो है ना, इसके अंदर चर्चा करेंगे कैसे बनाया जाता है। नेपियर की घास को बायो ब्रिकेट या पैलेट बनाने की प्रक्रिया: घास की कटाई करना और उसको जो है ना सुखाना, हार्वेस्टिंग एंड ड्राइंग। पहले हम कटाई कर लें, जिसे मैंने कहा कि लगभग 60 से लेकर 75 दिन का लगभग कम से कम होना चाहिए, इसको कटिंग कर लो। कटिंग करने के लिए हम हार्वेस्टर से कटिंग कर सकते हैं या हाथ से भी कटिंग कर सकते हैं। सेकंड चीज है, इसको जो है ना चाप कटर द्वारा इसको कटिंग कर सकते हैं, और बायोमास से श्रेडिंग करके जो है ना इसको घास को 1 से 2 इंच के टुकड़े में परिवर्तित कर लेंगे। उसके बाद जो है हम इसको जो है सुखाएंगे और ड्राई करेंगे। लगभग 10 to 15% जो है इसके अंदर नमी रहनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। इसको हम धूप में फैला के कर सकते हैं, या तो हम बायोमास ड्रायर का उपयोग करके जो है ना इसको तेजी से जो है हम कहीं कहीं कर सकते हैं। और नमी ज्यादा होगी तो ब्रिकेट टिकेगा नहीं, फट जाएगा। तो उसको जो ड्राई करना जरूरी है, जो 10 to 15% के बीच में होना चाहिए। इसकी पिसाई करनी है, फिर बाद में ग्राइंडिंग या पल्वराइजिंग कहते हैं इसको, ये करनी है इसे। जो हैमरिंग मिल या पल्वराइजर का उपयोग इसमें किया जा सकता है, और इसका बारीक पाउडर बन जाता है। लगभग 1 से लेकर 3 mm तक जो है ना, ये ब्रिकेट्स के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। तीसरा स्टेज है बाइंडर मिलाना। अगर नॉर्मली अगर देखें हमारे पास जो है लेग्निन और सेपोनिन इसके अंदर काफी अच्छा होता है, जो कि बाइंडिंग के लिए बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ मिलाने के लिए, नहीं तो इसके अंदर जो बाइंडर भी मिलाना जरूरी हो जाता है। जो ब्रिकेट में मजबूती के लिए बहुत ही कुछ मामलों में बाइंडर जैसे आटा, गोंद, गारा, चार्ज, गारंटी या मिट्टी में मिलाया जाता है। आमतौर पर 3 to 5% बाइंडर मिलाना पर्याप्त हो जाता है। कई आधुनिक मशीनें बिना बाइंडर के भी काम करती हैं। ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉपर तरीके सही तरीके से करते हैं तो हमें बाइंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन दिस इज ऑप्शनल। अगर जरूरत पड़ी तो हमको बाइंडर यहाँ मिलाने की जरूरत पड़ेगी। और चौथा स्टेज है ब्रिकेट से पैलेट बनाना। जब ये सब चीजें कंप्लीट हो जाती हैं तो ये हम प्रॉपर तापमान के दबाव में मशीन के अंदर जाने के बाद लगभग 100 से 200 डिग्री ये टेम्परेचर इसका रहता है, और हाई प्रेशर में मोल्डिंग होता है। और जो आउटपुट निकलता है वो ब्रिकेट्स लगभग 2 से 3 इंच मोटे, 2 से 4 इंच जो है लंबे छड़े होती हैं। और पैलेट्स की अगर बात करें तो छोटे गोले दाने होते हैं, जो उपयुक्त घरेलू और छोटे बॉयलर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। पैलेट से ब्रिकेट की अगर बात करें तो जो है ठोस बायोफ्यूल की छड़े बनाने के लिए कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पैलेट की अगर बात करें तो गोल पैलेट, ये 6 mm से 10 mm डायमीटर का बनाने के लिए ये उपयोग किया जा सकता है। जब ये बन जाता है तो हीट रहता है, तो बहुत जरूरी है इसको प्रॉपर तरीके से ठंडा करना, इसको कूलिंग और पैकेजिंग। जब जो है जैसे मशीन से निकलता है तो ब्रिकेट्स गर्म होते हैं, इन्हें ओपन एरिया में फैलाकर ठंडा किया जाता है, और उसके बाद प्रॉपर पॉलीथीन के बैग के अंदर या जूट के बैग के अंदर इसको बोरे में 25 किलो से 50 किलो के हिसाब से इसको जैसा जरूरत रहेगा वैसे पैक कर सकते हैं, या 5 किलो के पैकिंग भी आप कर सकते हैं। जो है बायो ब्रिकेट से प्रोडक्ट की अगर बात करें स्पेसिफिकेशन की, तो कैलोरी वैल्यू जैसे मैंने चर्चा की थी 3200 से लेकर 4000 जो किलो कैलोरी जो है इसका पर किलो में इसका जो है वैल्यू होता है। नमी लेस देन 10% होता है। एस कंटेंट लगभग 8 से 12% होता है। डेंसिटी लगभग 1 से लेकर 1.3 ग्रामेज पर जो स्क्वायर मीटर होता है। स्मोक बहुत कम निकलता है। गंध लगभग ये नहीं के बराबर होता है, इसके अंदर स्मेल जब बन जाता है तो इसके अंदर नहीं के बराबर होता है। ये कहाँ मिलता है? बायोकोल की अगर बात करें तो ये तो सभी लोग को पता है, क्योंकि इस क्षेत्र में हम ऑलरेडी बायोकोल में काम कर रहे हैं। घरेलू उपयोग में अगर बात करें तो लकड़ी कोयला के बदले इसको रिप्लेस किया जा सकता है। होटल डब्बा खाना पकाने के लिए काम में आ सकता है। राइस मिल बॉयलर फ्यूल के लिए काम में आ सकता है। ब्रिक भट्ठा
ब्रिकेट्स की ईंटें पकाने के लिए काम में आ सकता है, जैसे मैंने चर्चा की थी कि हम जो है प्रॉपर गैसीफायर के माध्यम से हम उनको कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल बॉयलर, जहां स्टीम जनरेशन होता है वहां इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पावर प्लांट, बिजली के उत्पादन में गैसीफायर या डायरेक्ट जो है ना कंबसन के द्वारा भी ये काम किया जा सकता है। तो ये ब्रिकेट से पेलेट के यूज है जो जिससे कि हम चिन्हित हैं। एक छोटे स्तर का जो है अगर मैं बात करूं, तो हम मशीनों के दौरान जो है ना हम छोटा छोटा उत्पादन भी कर सकते हैं, और इसकी कैपेसिटी बहुत कम है। अगर हम एमसीएल की बात करें तो कहीं ना कहीं हम जो है इसके अंदर कहीं ना कहीं ज्यादा पैदा कर सकते हैं, ज्यादा खर्चा आएगा। लेकिन छोटे स्तर पे काम करना चाहे तो फोल्डर कटर जो है लगभग 40 से जो है 1.5 लाख रुपए तक आ जाता है। डिपेंड कि फोल्डर कटर जो है कितने कैपेसिटी वाला ले रहे हैं। बायोमास ड्रायर की जो है ऑप्शनल 2 से 5 लाख रुपए में आ जाता है। हमारे मशीन लगभग 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में आ जाता है, छोटे स्तर पे लेंगे तब। ब्रिकेट की मशीन बहुत छोटी छोटी मशीनें भी आती है ब्रिकेट्स की, जो 5 से 7 लाख रुपए तक आ जाता है। और फुल्ली ऑटोमेटिक लेंगे तो 10 से 20 लाख रुपए तक आ जाता है। अब ब्रिकेट की अगर सर अच्छी मशीनें लेंगे, अब डिपेंड करता है कि 1 टन 2 टन पर आवर का लोगे या 4 टन पर आवर का लोगे। अब तो मैंने देखा है कि 5 से 8 टन पर आवर का भी मशीनें धीरे धीरे उपलब्ध है, उसके रेट्स बढ़ते जाएंगे। ये मैं जो चर्चा कर रहा हूँ एक साधारण छोटे स्तर पे काम करने के लिए ब्रिकेट मशीनें 10 से 20 लाख रुपए में फुल्ली ऑटोमेटिक वाली आ जाएगी। पैरेट मशीन की अगर बात करें तो लगभग 5 से 15 लाख रुपए में आ जाती है। और कूलिंग और पैकेजिंग के लिए जो खर्चा लगेगा लगभग 2 से 5 लाख रुपए का। ये नॉर्मली अगर देखें तो व्यवसायिक तरीके से देखें तो 3.5 से 5 रुपए प्रति किलो के आसपास से उत्पादन की लागत हो जाती है, प्रॉपर अगर सही तरीके से करते हैं तो। और 6 से 10 रुपए प्रति किलो बिक्री दर से जो है आप जो है स्थानीय मार्केट में बेच सकते हैं। अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर देखें तो ये 12 रुपए के आसपास जो है ना लगभग ये हम आसानी से बेच सकते हैं। से मेरे पास अगर मैं बात करूं तो लगभग ब्रिकेट से पैलेट की अगर बात करूं 10 रुपए से लेकर 14-15 रुपए तक का रेट्स की मेरे पास ऑलरेडी ऑर्डर अवेलेबल है। इसकी मांग कहाँ कहाँ है? नॉर्मली अगर देखें, अगर प्रॉपर तरीके से करते हैं तो होटल इंडस्ट्रीज के अंदर जो है, बाकी जहां जहां फ्यूल लगता है उसके अंदर यूज होता है, और ग्रीन एनर्जी के अंदर सभी कंपनियां इसके अंदर खरीदने के लिए तैयार है। और नेपियर घास की जो बायो ब्रिकेट्स जो है पैलेट्स के बनाए जाते हैं, इनका उपयोग घरेलू औद्योगिक चूल्हों में तो होता ही होता है, राइस मिल बॉयलर के अंदर होता है। प्रोसेस के बारे में मैंने चर्चा तो करी ही। अब आते हैं ये जो भी चीजें हैं, ये बायोकोल के बारे में मैंने चर्चा की जो पैलेट से ब्रिकेट के रूप में है। हम नेपियर से जो है बायोगैस, चौथा यूज है इसका, बायोगैस और बायो सीएनजी भी बना सकते हैं। अब इसका विवरण देते हैं। नेपियर घास को डाइजेस्टर में डालकर बायोगैस बनाई जा सकती है, और बायोगैस को प्यूरिफाई करके बायो सीएनजी बनाया जा सकता है। अब बायो सीएनजी बन गई तो इससे हम बिजली भी बना सकते हैं और एलपीजी बना सकते हैं, जो खाने पकाने के लिए भी यूज हो सकता है, बिजली का उत्पादन, और जो है ना हम इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वाहनों के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसेस प्रोसेस कैसे होगा? नेपियर को काट करके स्लरी बनाना है और एनारोबिक डाइजेस्टर में डालना है। नेपियर घास से बायोगैस और बायो सीएनजी बनाने की प्रक्रिया आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये सस्टेनेबल ऊर्जा का समाधान मानी जाती है। इसमें बायोडिग्रेडेबल जैविक नेपियर घास को जो है गैस उत्पन्न की जाती है, जिसका उपयोग ईंधन, बिजली और वाहन गैस के रूप में किया जा सकता है। और आज की तारीख में ये कहीं ना कहीं बहुत तेजी से फैल रहा है, और इसमें इस क्षेत्र में बहुत से लोग जो है ना कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोग कदम रख रहे हैं। तो जरूरत है इस पे काम करके तेजी से जो है इसको आगे बढ़ाने की। अब इसके प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। नेपियर घास बायोगैस को सीएनजी की प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले कच्चा माल, मुख्य रूप से हरी नेपियर घास, जिसके बारे में मैंने चर्चा की। इसमें वैकल्पिक मिश्रण से गोबर है, रसोई का वेस्ट है और एग्रीकल्चर वेस्ट है, जो कि डाइजेशन के लिए जो है उत्पत्ति को बढ़ाता है। तो उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी के साथ मिक्स करके जो है हम कर सकते हैं। पहले कटाई, हार्वेस्टिंग और चॉपिंग करते हैं। जैसे मैंने चर्चा की थी 60 से 75 दिन की अवस्था में इसको काटा जाना चाहिए, और चारा काटने की मशीन में जो है 1 से 2 इंच में इसको जो है टुकड़े में काट लेना। काटने के बाद उसके अंदर स्लरी प्रिपरेशन, मतलब कटी हुई घास को पानी में मिलाकर गाढ़ी स्लरी बनाई जाती है। आमतौर पर 1:1 या 1:2 अनुपात में मिलाया जाता है, फीड और वाटर को मिक्स करके। यदि गोबर या अन्य कार्बनिक वेस्ट भी अगर मिलाना है तो उसी स्लरी में जो है इसको शामिल किया जा सकता है। और जिसके बारे में बात कर रहा था कि एनारोबिक डाइजेशन जो है ना, इसे प्रोसेस जो होता है कैसे होता है, यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। स्लरी को बायोगैस डाइजेस्टर में टैंक में डाला जाता है। 25 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 25 से 40 दिन का जो है ना इसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रक्रिया होता है। और इसमें जो है ना मिथेनाइजेशन जो है, मिथेजेनिक बैक्टीरिया जो जैविक प्रकार के मीथेन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये बैक्टीरिया प्रॉपर तरीके से उसमें उत्पन्न होते हैं,
और ये अलग अलग तरीके से जो है ना लोगों के अलग अलग जो डाइजेस्टर होते हैं। जैसे कि अगर एमसीएल की बात करें तो ये 4 डाइजेस्टर का फॉर्मुलेशन है, कहीं 2 डाइजेस्टर का होता है, कहीं सिंगल डाइजेस्टर का भी होता है। तो ये मेथनाइजिंग का प्रोसेस है जो इस तरीके से उसको आगे लेके जाता है। अब चर्चा करते हैं बायोगैस का उत्पादन, बायोगैस के जनरेशन। गैस का मुख्य घटक घटक जो होता है, गैस सीधे जलने योग्य होती है। अब डायरेक्ट इससे खाना बना सकते हैं मीथेन गैस से, या बर्नर पे भी उपयोग कर सकते हैं। अगर देखें तो 50 to 60% जो है इसके अंदर मीथेन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 30 से 40% होता है। बाकी हाइड्रोजन और अन्य प्रकार की गैसेज अगर देखें तो लगभग 5 से 10% होता है। इसका उपयोग के अनुसार बायोगैस प्रोसेस में खाना पकाने के लिए बिना किसी शुद्धिकरण के सीधे गैस को या लैंप या बॉयलर के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं प्यूरिफिकेशन प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्यूरिफिकेशन प्लांट के पहले की चर्चा कर रहा हूँ कि इससे हम लाइट भी जला सकते हैं और खाने पकाने के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। जैसे गोबर गैस प्लांट की मैं चर्चा कर रहा था पहले के जमाने में जैसे होता था, उस तरीके से हम इस चीज को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अब बिजली का उत्पादन, बायोगैस को जो जनरेटर सेट पर डालकर बिजली बनाई जा सकती है। ये एक तरीका है कि ये गैस का जो है लगभग 1.5 यूनिट के आसपास जो है खर्चा होता है ये लगभग, जो पर जो है इसके अंदर। और बायो सीएनजी जो है बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की अगर बात करें तो गैस को स्क्रबिंग या इसको प्यूरिफिकेशन प्लांट में डाल के CO2 या जो उसके अंदर जो है ना प्रॉपर जो जितने भी गैसेस है उसको हटाकर प्यूरिफाई करके हम 90% से लेकर 98% तक मीथेन गैस में बदल देते हैं, जिसके अंदर जो है ना एक्टिवेटेड जो है कार्बन, वाटर स्क्रबर, मेम्ब्रेन सेपरेशन और प्रेशर स्विंग जो एब्सॉर्प्शन जो होता है इसके अंदर प्रॉपर हटा के हम प्रॉपर जो मीथेन गैस के अंदर परिवर्तित करते हैं। और इसको उसके बाद के प्रोसेस में ड्राइंग और कंप्रेस करके गैस को सुखाते हैं, और सीएनजी को जो है ना लगभग 200 बार के ऊपर इसको प्रेस कर लेते हैं, और कंप्रेस करके जो है ना हम प्रॉपर तरीके से हम इसको जो है स्टोर करते हैं। ये स्टील या जो है ना जो है कंपोजिट सिलेंडर के अंदर इसको स्टोर करते हैं, और इसके बाद हम इसको जो है सीएनजी वाहनों में इसका उपयोग कर सकते हैं, और सीएनजी गैस को परिवर्तित करके हम बिजली भी बना सकते हैं इसके अंदर। बायो सीएनजी का उपयोग अगर देखेंगे तो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। सीएनजी गैसों के अंदर जो है ऑटो, कार, बस जितने भी जो है ना ये व्हीकल है इसके अंदर इस्तेमाल होता है। इसके अंदर होटल, ढाबा, राइस मिल, डिस्टिलरी, गैस पर आधारित और जनरेटर से बॉयलर में भी सीएनजी का इस्तेमाल हो सकता है, जो अनेकों प्रकार की काम में आते हैं। अब मशीनों का सिस्टम देखें तो इसमें क्या क्या मशीनें लग सकती है। तो सिंपल सी चीज है, साधारण तरीके से मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर अभी ढेर सारी जो अपग्रेडेड वर्जन भी आए हैं। एक पुराने परंपरागत तरीके से देखें तो हमें फोडर चॉपर, चारा काटने की मशीन के लिए जो है, स्लरी मिक्सर, घास और पानी मिलानी है, और एनारोबिक डाइजेस्टर, गैस बनाने वाला टैंक चाहिए, बायोगैस स्टोरेज बलून जो गैस जमा करने के लिए चाहिए, जो आप लोगों ने जो है ना ये सभी प्रक्रिया एमसीएल के जो है ना एमएसएस गाइडलाइंस में देखे होंगे। उसके बाद बायोगैस स्टोव जनरेटर उपयोग के लिए उपकरण एक है, और स्क्रब यूनिट जो बायोगैस सीएनजी जो गैस के शुद्धिकरण के लिए जो चाहिए वो, और अंत में जो है कंप्रेसर और बॉटलिंग सिस्टम जो बायो सीएनजी बनाने के लिए, भरने के लिए बहुत जरूरी है। तो मुख्यतः ये जो है हमें जरूरत है। और अगर देखेंगे 1 टन अगर प्रॉपर तरीके से सूखा नेपियर घास है, लगभग 70 से लेके 100 जो है मैट्रिक बायोगैस बन जाती है, स्क्वायर मीटर जो है बायोगैस बन जाती है। और लगभग एक जो है मीटर मैट्रिक गैस अगर बात करें तो 2.1 किलो हॉर्स का जो है लगभग बिजली का उत्पादन होगा, या पकड़े तो लगभग जो है ना ये आधा किलो बायो सीएनजी बन जाएगा। 100 मीटर 100 इसका 100 जो है मीटर गैस जो 1000 गैस जो है ना अगर अगर लीटर गैस अगर पकड़े तो लगभग 50 किलो का बायो सीएनजी इसमें तैयार हो जाता है। अगर ये बात करें तो लगभग ये 5% से लेकर 10% या 11 to 12% जो है ना इसके अंदर नेपियर से लगभग हमारे पास जो है ना इसका जो है उत्पादन ये हो जाता है। अगर लागत पकड़े 2 से लेकर 5 घन मीटर अगर जो है ना अगर हम इस चीजों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 50,000 से 2 लाख रुपए की लागत इसके अंदर आ जाती है। मिनी प्लांट की अगर बात करें 20 से लेकर जो है 100 घन मीटर अगर जो प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 5 से 25 लाख की लागत, अनुमानित लागत आएगी। और इंडस्ट्रियल यूनिट की अगर बात करें 500 से लेकर 1000 घन मीटर अगर हम प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं जिसमें 50 से लेकर 3 करोड़ की लागत आएगी। नेपियर का उच्च बायोमास उत्पादन अगर साल भर कच्चा माल ये अवेलेबल रहता है, अगर देखें तो हम साल भर इसका उत्पादन कर सकते हैं। पर्यावरण के लिए ऑफकोर्स ये बहुत ही अनुकूल ईंधन है। किसानों और ग्राम पंचायतों के लिए आत्मनिर्भर ऊर्जा का समाधान है। किसान कहीं ना कहीं से समृद्ध होते हैं
क्योंकि उनके जो है इनकम बहुत ही अच्छी होती है। अगर बात करें बायो सीएनजी के अतिरिक्त आय का जो बाजार की संभावनाएं बहुत जबरदस्त है और तेजी से ये सब चीजें चलती रहती हैं। अब बात करते हैं कागज के लिए। पांचवा विकल्प है कि हम इसका कागज और जो है पल्प उद्योग में भी इसका इस्तेमाल बना सकते हैं। नेपियर के रेशे से पल्प बनाया जा सकता है, जो कागज के उद्योगों में इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। एग्रो बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर तरीके से हम इसको उपयोग कर सकते हैं। प्रोसेस कैसे होता है? रेशे को अलग करके पल्पिंग मशीन में डाला जा सकता है। नेपियर घास की अगर बात करें, एक तेजी से बढ़ने वाला और रिन्यूएबल फाइबर सोर्स है, जिसे एग्रो बेस्ड पेपर या पल्प इंडस्ट्री में कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। यह पारंपरिक लकड़ी आधारित कागज उत्पाद उत्पाद की टिकाऊ और इको फ्रेंडली विकल्प है। अगर अगर बात करें कागज और पल्प उद्योग की, तो नेपियर घास से पेपर और पल्प बनाने की विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। अब मैं तेजी से जाऊंगा क्योंकि समय तेजी से बढ़ रहा है। नेपियर घास क्यों उपयुक्त है पेपर के लिए? अगर देखें तो उस सेल्यूलोज कंटेंट्स में है जो 40 to 45% है, कम लिग्निन है, आसानी से पल्पिंग की जा सकती है, तेज वृद्धि है जो 60 से लेकर 90 दिनों में इसकी कटाई होती है, और रिन्यूएबल और इको फ्रेंडली है जो पर्यावरण के लिए 100% जो है अनुकूल है, और ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन विकल्प के रूप में है। प्रोसेस और हम देखते हैं स्टेप वाइज। पहले कटाई और सफाई, इसको हार्वेस्टिंग और क्लीनिंग करते हैं, जो 60 से 90 दिनों की आयु में नेपियर घास काटी जाती है। केवल तना स्टेम भाग का उपयोग होता है क्योंकि इसमें अधिक फाइबर होता है। धूल और गंदगी को हटाने के लिए इसको धोया जाता है। फिर बाद में चॉपिंग और सुखाना। फाइबर के हिस्से को 2 से 3 इंच के टुकड़ों में काटा जाता है, अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि नमी 10 से 15% रह जाए। फिर ग्राइंडिंग और साइज रिडक्शन करते हैं, सूखे टुकड़े को हैमरिंग मशीन या ग्राइंडर में छोटे टुकड़ों में बदला जाता है, इससे पल्पिंग आसानी से हो सकती है। पल्पिंग की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया नेपियर फाइबर को सेल्यूलोज पल्प में बदलती है, जो कागज बनाने का मुख्य कच्चा माल होता है। पल्पिंग के विषय देखें तो प्रमुख 2 तरीके होते हैं। केमिकल पल्पिंग, जो उद्योगों में प्रचलित है। प्रक्रिया कैसी होती है? नेपियर फाइबर को डाइजेस्टर में डाला जाता है, उसमें केमिकल सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके अंदर मिक्सिंग करके और सोडियम सल्फाइड मिलाया जाता है। 100 से लेकर 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लगभग 3 से 4 घंटे इसको गर्म किया जाता है। उद्देश्य क्या है? लिग्निन को हटाना और सेल्यूलोज को निकालना। एक पेस्ट जैसा गाढ़ा पल्प तैयार हो जाता है, और उसके बाद का जो प्रोसेस है, अगर मैं बात करूं मैकेनिकल पल्पिंग, पानी और फाइबर को मिलाकर रिफाइन और बीटर मशीन में डालकर मैकेनिकली इसको पीसते हैं। कम लागत और लेकिन गुणवत्ता में थोड़ा सा उसके अंदर कम होता है। वॉशिंग और स्क्रीनिंग, पल्प को साफ पानी से धोया जाता है, स्क्रीन और फिल्टर से मोटे अवशेषों को अलग किए जाते हैं, और अंत में ब्लीचिंग अगर सफेद पेपर चाहिए तो पल्प को हाइड्रोजन जो है पैरासाइट में डाल करके क्लोरीन फ्री ब्लीच करके इसको ब्लीच किया जाता है, जिससे कि यह पल्प जो है सफेद और चमकदार बन जाता है। इस तरह से जो है कागज की प्रक्रिया में यह काम में आता है। पेपर शीट बनाना जो है फॉर्मेशन, पल्प को पानी में फैलाया जाता है। स्लरी तैयार होने के बाद इसे जो है कोल्ड ड्राइनर में मशीन एक आती है जिसमें हैंड मोल्ड फैलाया जाता है, रोलर को दबाकर सुखाकर पेपर शीट बनाई जाती है। पेपर जो है फीलर जो है चौक और काउलिन में जो है बाइंडर में भी इसमें मिलाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इसका फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर मशीनरीज क्या क्या लगेंगी, जैसे कि फोल्डर कटर श्रेडर काटने के लिए लगभग 40 से 1 लाख रुपए, हैमरिंग मशीन पीसने के लिए लगभग 1.5 से 3 लाख रुपए, और डाइजेस्टर केमिकल पल्पिंग के लिए जो है ये 5 से 10 लाख रुपए, बीटर और रिफाइनर जो फाइबर को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है बनाने के लिए वो 5 से 15 लाख रुपए, और ब्लीचिंग सेटअप ब्लीचिंग के लिए लगभग 2 से 5 लाख रुपए। अंत में जो है ड्रायर प्रेस और जो है कैलेंडर मशीन जो सुखाने और रोडिंग के लिए लगभग 2 से 10 लाख रुपए ये टोटल खर्चा लगेगा। कागज के उपयोग भी इससे किया जा सकता है। लगभग कहाँ कहाँ से सकता है? एग्रो बेस्ड रफ पेपर जो बैग लिफाफे और पैकिंग के लिए काम में आते हैं। हैंडमेड पेपर जैसे शादी के कार्ड और कवर या गिफ्ट बनाना है, ये सभी चीजें हम जो है अपने नेपियर से बना सकते हैं। जैसे आर्ट पेपर है, ये सजावट और क्राफ्ट के लिए इस्तेमाल होता है। पैकेजिंग बोर्ड जो बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग है, तो कहीं ना कहीं वो भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। फायदे और संभावनाएं क्या है? पर्यावरण के लिए 100% अनुकूल है। लकड़ी की जगह घास से पेपर अगर कम लागत और ग्रामीण क्षेत्र में बनता है तो अच्छा है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं जो है ना पेड़ काटने की वजह से आज उत्तराखंड में बहुत सी घटनाएं हो रही है। उनको रोकने के लिए जरूरी है नेपियर के माध्यम से हम जो है ना कागज ये पल्प उद्योग को बढ़ावा दें, जिससे कि जो है कहीं ना कहीं ये हमारे कागज में और ग्रामीण स्तर पर आसानी से इसको जो है संभव किया जा सकता है। और मार्केट में डिमांड इसका बहुत ही अच्छा है। गिफ्टिंग, क्राफ्ट, इको पैकेजिंग के क्षेत्र में
इसका बहुत बड़ा मांग है। और इसके अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं जो कि हमें जो प्रॉपर तरीके से जो है ना, ये हमें वित्तीय सहायता भी देती है। और जिसके एग्रो बेस्ड है, इसके अंदर जो ग्रांट और सब्सिडी भी बहुत बड़े स्तर पे मिल जाता है। छठवां है जैविक खाद बनाना। जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट की हम चर्चा करते हैं, वो हम नेपियर के माध्यम से बना सकते हैं। नेपियर घास को अगर जो सड़ा कर कंपोस्ट और कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट बनाया जा सकता है। उपयोग, खेती में उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। प्रोसेस, घास और गोबर जैविक कल्चर को मिलाकर सड़ाना और वर्मी बेड या कंपोस्ट यूनिट में प्रोसेस करना। नेपियर घास को अगर देखें तो जैविक खाद और कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट के बदलने की प्रक्रिया जो पर्यावरण के अनुकूल और किसानों के लिए लाभदायक होता है। उपयोग की बात करें तो खेतों में उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फलों, सब्जियों और फूलों, अनाज की खेती में बहुत ही उपयोगी होता है। मिट्टी की उर्वरकता और सूक्ष्म जीवों को जो है बढ़ाता है। ये जैविक खाद का अगर देखें तो प्रोसेस कैसे होता है। पहले कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया, लगभग 60% सूखी नेपियर घास कटी हुई, 30% गोबर जो है ताजा या आंशिक सड़ा हुआ, और 10% जैविक डिकम्पोज जैसे कि ट्रिकोडर्मा और सेडोमोनास या देसी जीवाणु कल्चर प्रॉपर तरीके से बनाना। और लेयरिंग परत बनाना, भूमि पर एक छायादार या समतल जगह चुने, सबसे नीचे सूखे टहनी और पत्तियों को बिछाएं जिसमें हवा हवा संचार बना रहे। फिर नेपियर घास, गोबर और कल्चर की परतें बनाएं। और नमी के नियंत्रण, हर लेयर पर पानी का छिड़काव करें ताकि पूरी सामग्री को 50 से 60% नमी बनी रहे। ज्यादा या कम नमी कंपोजिट को कहीं कहीं प्रभावित कर सकती है, तो इसके अंदर ध्यान रखें कि प्रॉपर जो है इसके अंदर होना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट की अगर बात करें तो जो वर्मी कंपोस्ट बेड यूनिट, लगभग छायादार स्थान पर ईंट लकड़ी लगभग 10 बाई 3 बाई 1 फीट का आकार का वर्मी कंपोस्ट बेड तैयार करें। नीचे प्लास्टिक का तारपुलिन भी बिछा सकते हैं। बेड की परतें बनाने के लिए सबसे नीचे 3 इंच मोटी सूखी पत्तियां या भूसा बिछाएं। फिर 6 इंच नेपियर गोबर मिलाकर मिश्रण परत बिछाएं। जैविक कल्चर को छिड़के। केचुआ डालना, प्रति वर्ग फुट की अगर बात करें तो लगभग 100 से 150 केचुए इसेनिया फेटिडा प्रजाति के जो है उसके ऊपर डालें, जो नमी और तापमान को प्रॉपर मेंटेन करे। नियमित रूप से पानी का छिड़काव करें लेकिन जल भराव न हो, ताकि 20 से लेकर 30% का आदर्श जो है ये टेम्परेचर मेंटेन रहे। लगभग 45 से लेकर 60 दिनों में वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। जब पूरा मिश्रण दानेदार, गहरा, भूरा और गंध रहित हो जाए तो सब लोग तैयार हो जाए। और केचुओं को अलग करना, वर्मी बेड में एक सिरे से नया हाथ डालें और केचुए वहीं खिसक जाते हैं। फिर तैयार खाद को निकालें। इस तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। और लगभग ये जैविक खाद, कंपोस्ट खाद जो है 4 रुपए से लेकर 8 रुपए किलो मार्केट में जो है बिक सकता है। और वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो वही 8 रुपए से 20 रुपए किलो बिक जाएगा। तो बिक्री के लिए कृषि उत्पाद मंडी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जो है इसका सेल करने के लिए प्रक्रिया को इस्तेमाल किया जा सकता है। यह प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए या महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कम लागत में उच्च लाभ देने वाली साबित हो सकती है। इसके प्रॉपर तरीके से अगर देखें तो हम वर्मी कंपोस्ट का भी बना सकते हैं। सातवां है पशु आहार। ये फीड ब्लॉक्स या पैलेट्स, नेपियर को काटकर सुखाकर दाने के रूप में प्रोसेस करना और पशुओं के लिए संतुलित आहार या फीड ब्लॉक या पैलेट फॉर्म में जो प्रोसेस करना। इसमें ड्राइंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग और न्यूट्रिशन और पैलेटाइजिंग करना। दूध देने वाले पशुओं के लिए उच्च पोषक युक्त चारा, सूखा क्षेत्र या आपदा समय में स्टोरेज के लिए योग्य आहार, और डेयरी फार्म या पशु आश्रय की चीजों के अंदर बहुत तेजी से काम किया जा सकता है। प्रोसेस कैसे होता है। कटाई का संग्रहण करना, नेपियर को 40 से 60 दिन में अवस्था में काटना। उसमें प्रोटीन की मात्रा को अधिक होती है। इसे तुरंत को प्रसंस्करण प्रोसेस के लिए जो है यूनिट में लाया जाता है। सबसे पहले जो सुखाया जाता है, जब 10 से प्रतिशत नमी तक सुखाया जाता है। उसके बाद ग्राइंडिंग की जाती है 2 से 5 mm तक का। उसके बाद मिक्सिंग और जो है पिसी हुए नेपियर को अन्य पोषक तत्वों के साथ मिलाया जाता है, जैसे चोकर, व्हीट ब्रांड या राइस ब्रांड के अंदर, मिनरल मिक्सचर, नमक और यूरिया, गुड़, मोलेसिस, ये बाइंडिंग के एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 10 से प्रतिशत पानी मिलाया जाता है, इससे बाइंडिंग में आसानी रहता है। और पैलेडिंग और लॉकिंग, जो है पैलेडाइजर मशीन में डालकर 10 से 15 mm के छर्रे में बदला दिया जाता है, या फीड ब्लॉक के अंदर मशीन के अंदर डालकर 1 से 2 किलो का जो है ब्लॉक बनाए जाते हैं। कूलिंग, फिर बाद इसको जो है कूलिंग और सुखाना। तैयार पैलेट्स और ब्लॉक जो है 4 से 6 घंटे ठंडा हवा में सुखा ले और पैकेजिंग के लिए जो है ना सूखे उत्पाद में पॉलिथीन बैग या बोरी कंटेनर में इसको सील बंद कर दें। और यह लगभग 3 से 6 महीने तक खराब नहीं होता। ये पशु आहार जो होता है ना, ये जो है ना मुर्गी के जो चारे के रूप में, पशु आहार के रूप में इस चीजों को जो है ना काफी जो है दिया जा सकता है। ये बकरियां से लेके जो है गाय भैंस सभी खाते हैं, अच्छी खाते हैं।
इसमें क्या होता है कि उच्च पोषक और कम वैल्यू में अधिक ऊर्जा मिलता है, स्टोरेज आसानी से हो जाता है, पशु के लिए सुपाच्य और संतुलित आहार है। और बाजार में इसका अगर मूल्य देखें तो जो इसके पैलेट होते हैं जो है ना, लगभग 15 से 25 रुपए किलो में अगर ये प्रॉपर तरीके से बिक जाता है। और फीड ब्लॉक 10 रुपए से 20 रुपए किलो में जाता है। और यह व्यवसाय पशुपालकों, डेयरी किसानों और सहकारी समितियों के लिए एक लाभकारी उद्यम हो सकता है। नेपियर में सेलुलोज की अधिकता होती है, जिसमें कि बायो इथेनॉल, इससे हम इथेनॉल भी बना सकते हैं। मैंने जो चर्चा की ना, इथेनॉल व बायो इथेनॉल भी इसका उपयोग हो सकता है। ये सेलुलोज की अधिकता, तो इसमें बायो इथेनॉल ईंधन भी बनाया जा सकता है। अब ये बना के क्या करेंगे आप, गाड़ियों में वैकल्पिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और केमिकल इंडस्ट्री में इसका उपयोग अच्छा होता है। इसमें एंजाइमेटिक और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके शुगर भी निकाला जा सकता है, जिससे फर्मेंटेशन द्वारा इथेनॉल को प्राप्ति होती है। नेपियर घास में लिग्नोसेल्यूलोसिक सामग्री की प्रचुरता होती है, जिससे कि ईंधन इथेनॉल उत्पादन में एक उत्तम कच्चा माल बनता है, जिससे कि बायोफ्यूल तैयार किया जाता है, जो पेट्रोल के पर्यावरणीय विकल्प है। और ये नॉर्मली E10, E20 या E85 के मिश्रण के तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है। केमिकल उद्योगों में सॉल्वेंट के तरीके से इस्तेमाल होता है, और ऊर्जा उत्पादन के लिए क्लीन फ्यूल, बायोफ्यूल के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो हम चर्चा कर रहे थे ये 8वां चीज की इथेनॉल और जो है ना बायो इथेनॉल के बारे में, इसका प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। कटाई, जैसे 60 से 75 दिन में इसकी अवस्था में जो है नेपियर घास काट लें, छोटे छोटे टुकड़े में काट साफ कर लें, सुखाना और पीसना, 10 से 12% तक नमी तक इसको सुखाना, हैमर मशीन में पीस कर जो है महीन पाउडर बनाना, और प्री ट्रीटमेंट सेल्यूलोज और जो है हेमिसेल्यूलोज को लिग्निन से अलग करके एसिडिक और अल्कलाइन उपचार करना, 2% जो है डाइल्यूट जो है सल्फ्यूरिक एसिड में डालकर उसे गर्म करें, और लगभग 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक 1 घंटा रखें, और सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो है इसका जो है प्रॉपर तरीके से उसको ट्रीटमेंट करें। इसको फर्मेंटेशन, निकले हुए शर्करा और ईस्ट को इसके साथ जो है कहने के फर्मेंटेशन के जो रखें, जो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर के अंदर लगभग 48 से 72 घंटे तक चलती है। शुगर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। डिस्टिलेशन, जो फर्मेंटेशन मिक्सित जो इथेनॉल को निकालने के लिए डिस्टिलेशन किया जाता है। पहले डिस्टिलेशन में 85 to 90% शुद्ध इथेनॉल प्राप्त होता है। फिर इसे मोलिकुलर और सीव या जो है एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन द्वारा 99.5% शुद्धता को लाया जाता है, जो परसेंटेज है उसको बढ़ाया जाता है। डिहाइड्रेशन और शुद्धिकरण, इथेनॉल को सुखाकर अशुद्धियों को हटाकर ईंधन ग्रेड बायो इथेनॉल में बदला जाता है। स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, अंतिम उत्पादन में टैंकों में संग्रहित किया जाता है, वाहनों में उपयोग किया जाता है, और रिफाइनरी के अंदर सप्लाई किया जाता है। पैकेजिंग और स्टोरेज, बायो इथेनॉल के अंदर देखें तो टैंकों के अंदर भरकर उसको स्टोर किया जाता है, और वितरण हेतु या अनेकों जगहों पर भेजा जाता है। लाभ, हरित ऊर्जा, जो ग्रीन जो है फ्यूल की बात कर रहे हैं, तो कहीं के बहुत बेहतर है इथेनॉल। पेट्रोलियम पर निर्भरता की कमी होती है, कार्बन उत्सर्जन में कमी होती है, कृषि अपशिष्ट का मूल्य का संवर्धन होता है। और ये लगभग 45 रुपए से 60 रुपए प्रति लीटर जो है ना, इसका मार्केट में इसकी जो है आसानी से बेचा जा सकता है। और लगभग इसका उत्पादन की अगर देखें तो लगभग 250 से 300 लीटर इथेनॉल जो है ना प्रति टन सूखी घास से आसानी से बच सकता है। और लगभग 35 से लेकर 45 रुपया प्रति लीटर लगभग इसकी लागत होगी। 35 से लेकर 45 रुपए में होगा, और लगभग 60 रुपए तक ये आसानी से बेचा जा सकेगा, जो कि एक अच्छा मार्केट। इसके अंदर पेपर प्लेट और बायोडिग्रेडेबल, 9वीं चीज है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। नेपियर घास की अगर बात करें तो नेपियर घास जो है बायोडिग्रेडेबल प्लेट, कटोरी, कप आदि उत्पादन में इको फ्रेंडली और लाभकारी विकल्प है। पत्तियों की अगर बात करते हैं तो रेशेदार भाग में पल्प तैयार करके इनका उत्पादन किया जा सकता है। और इनका जैसे शादी समारोह में हमें प्लेट्स और सब चीजें लगते हैं, धार्मिक आयोजन, होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड पे कहीं ना कहीं इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है। स्कूल, ट्रेन, हॉस्पिटल में इसका जो डिस्पोजल के तरीके से हम यूज कर सकते हैं। प्रोसेस, पल्पिंग, मोल्डिंग और हीटिंग, ये आसानी से जो है हमें पेपर प्लेट बनाने के अंदर किया सकता है। कच्चे माल की तैयारी, नेपियर घास की पत्तियां और रेशेदार हिस्सों को इकट्ठा किया जाता है, साफ पानी में धोकर धूल मिट्टी हटाई जाती है। पल्पिंग, साफ की गई घास को चीपर मशीन या ग्राइंडर के छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इसे पानी और सोडा जो है के साथ जो है घास रेशो या छोड़कर लुद्दी या पल्प बनाया जाता है। फिल्ट्रेशन प्लांट में जाकर हम ब्लीचिंग करते हैं, जो फिल्टर करके जो मोटे रेशे होते हैं उनको अलग करके ऑक्सीजन बेड में ब्लीचिंग करके जो है इसको ब्लीच करके जो क्लीन किया जाता है। फिर बाद में मोल्डिंग करके पल्प को विशेष हाइड्रोलिक और जो है वैक्यूम मोल्डिंग द्वारा मशीनों के अंदर मन चाहे तरीके से, जैसे प्लेट है, कटोरी है, उसको मोल्ड कर देते हैं, और मोल्डिंग मशीन में पल्प को आकार दिया जाता है।
इसके बाद हीटिंग और ड्राइंग प्रोसेस है। मोल्ड के बने उत्पादों को हीटिंग करके हम जो है ना प्रॉपर तरीके से जो है ना हम मजबूत और शुद्ध हो जाता है। ये 120 डिग्री से लेकर 150 डिग्री टेम्परेचर तक होता है। उसके बाद फिनिशिंग और पैकेजिंग करके इसको प्रॉपर तरीके से रिटेल में इसको भेज दिया जाता है। ये प्लास्टिक इको फ्रेंडली है, 100% बायोडिग्रेडेबल है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार का जो सृजन होता है, और इसका डिमांड बहुत है। अगर प्लेट की अगर बात करें, 8 इंच प्लेट की अगर बात करें तो लगभग 1.5 रुपए से लेकर 2 रुपए पर पीस होता है। कटोरी की बात करें तो 80 से लेकर 1 रुपए 20 पैसे तक जो होता है। और इस तरीके से जो है छोटे स्तर पे किया जा सकता है। अंत में है फाइबर से गुड़ बनाना। कुछ रिसर्च और ये इसके ऊपर प्रयोग अभी भी हो रहे हैं, जो कि अनेकों प्रकार की चीजों के अंदर इन सब चीजों का इस्तेमाल जो है प्रॉपर तरीके से होता है। अंत में देखते हैं, नेपियर घास का उपयोग चारे और जैविक खाद के सीमित नहीं है। वर्तमान में रिसर्च और डेवलपमेंट में पाया गया है कि यह प्राकृतिक फाइबर जो है इसके अंदर जो है बायोडिग्रेडेबल उत्पादन है, जिसे पैकेजिंग इको पैकेजिंग या इंसुलेशन बोर्ड या हैंडीक्राफ्ट आइटम या बैग चटाई, इसके अंदर भी इस चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके अंदर देखें तो कटाई और छिलाई, नेपियर की परिपक्वता के तनों को काटा जाता है, फाइबर निकालने के बाद इन्हें जैविक ग्रेडिंग के लिए प्रक्रिया में रखा जाता है, यानी तनों को कुछ दिनों तक पानी में डुबोकर रखा जाता है जो है, ताकि बाहरी के परत सड़ जाए और फाइबर से अलग हो जाए। और फाइबर एक्सट्रैक्शन जो है, ग्रेडिंग के बाद घास को हाथ से या फाइबर को एक्सट्रैक्शन मशीन में स्क्रैप करके फाइबर को निकाला जाता है। और यह केले और आम फाइबर निकालने की तरह होता है। इसको वॉशिंग और ड्राइंग करके जो इसके अंदर की गंदगी को जो है, कचरा को साफ कर दिया जाता है और हल्की धूप में इसको सुखा लिया जाता है। ड्राइंग कंडीशनिंग, फाइबर के खुले स्थान पर ड्रायर से सुखाया जाता है और उसको रोल और शीट में तैयार किया जा सकता है, जिसके माध्यम से हम जो है कार्डबोर्ड, ट्रे, पैकेजिंग और इंसुलेशन बोर्ड, पेपर की आदि बना सकते हैं। और अंत में पॉलिशिंग और फिनिशिंग की जरूरत है, तो उसको चिकना आकर्षक बनाने के लिए फिनिशिंग भी इसको किया जा सकता है। इस तरीके से देखें तो पूरी तरह ये बायोडिग्रेडेबल, इको फ्रेंडली, टिकाऊ और मजबूत प्लास्टिक और सिंथेटिक के पैकेजिंग के विकल्प में हमें उपलब्ध रहता है, और ग्रीन बाइंडिंग में यह उपयोग रहता है। और इस तरीके से अगर देखें तो ये स्टार्टअप बहुत बहुत बड़े स्तर पे जो है जो अंदर किया जा सकता है। अगर प्रॉपर तरीके से देखें तो ये कहाँ कहाँ यूज सकता है, पैकेजिंग शीट, फूड पैकिंग या गिफ्ट पैकिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, एफएमसीजी एक्सपोर्ट के लिए, इंसुलेशन बोर्ड जो है निर्माण क्षेत्र और साउंड प्रूफिंग, ग्रीन बिल्डिंग के लिए, और बायोफाइबर्स की अगर बात करें रिटेल गिफ्टिंग या उसके लिए। अंत में मैंने 10 प्रक्रिया बताई कि हम जो सीएनजी से जो है ये नेपियर से हम जो है चीजें हम बना सकते हैं। तो नेपियर कहने के लिए हमें अभी जो अभिशापित नहीं है, हमारे लिए वरदान है, अगर प्रॉपर तरीके से हम चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमें तैयार रहना है हर तरीके से कि हम इस चीज को आगे लेके चले, और हम इन सब चीजों का सदुपयोग करके हम 10 जो है ना ये एमएसपी के जो है ना प्रोजेक्ट इसके अंदर बना सकते हैं। हर मोड़ पर कांटे बिछाए हैं लोगों ने, हमने हौसलों से फूल खिलाए हैं, जो डर से थम जाए वो मंजिल क्या पाए, हमने तूफानों से रास्ते बनाए हैं, जिन्हें नहीं मंजूर झुकना वही ऊंचाई पर होते हैं, हर ठोकर से कुछ सीख मिलती है, जो गिरकर उठे वही सच्चे योद्धा होते हैं, जो ख्वाब आंखों में पलते हैं उन्हें हकीकत में बदलना पड़ता है, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, हर पल खुद को तपाना पड़ता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनमें खोने का डर नहीं होता, जो डर से आगे बढ़ते हैं रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि लगभग 6,57 तहसीलों के अंदर काम करते हुए 2.5 लाख ग्राम पंचायत में ये हर जो है ना ग्राम पंचायत में भी काम करेगी, और सब काम करेगी तो सबसे बड़ी संस्था जो होगी वो जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एनसीएल होगी। और इस तरीके से हम कहीं ना कहीं भारत को फिर से ग्रेट बनाएंगे, और ये जो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी एमसीएल ने लिया है, और ये हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे